सुबह पढ़ो या रात को, पर हमेशा दिल में याद रखना है इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। प्यारे दोस्तों, हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, जिसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है किसको किसको अपॉइंट एंड रिमूव कर सकता है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से संस्थाओं का गठन कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आपके एक कमेंट और लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं मोटिवेट होते रहता हूँ ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, क्या लास्ट डे हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, और टुडे विल डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। हम राष्ट्रपति के साथ साथ गवर्नर के भी टॉपिक को अपने साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। दोनों की कार्य जो है शक्तियाँ जो कुछ मिलती जुलती हैं, इसलिए हम दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट today's topic, that is executive powers of governor। हाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो इसके भी दो कार्य दिए गए हैं, दो पावर दिए गए हैं प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को भी इसमें भी है इनका अपॉइंट एंड रिमूव, है ना, ये पावर दिया गया है। किसको किसको वो अपॉइंट करेंगे, किसको किसको रिमूव करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। और है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट के कौन कौन सी संस्थाओं का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कि स्टेट में जो गवर्नर होता है वो किसको किसको अपॉइंट एंड रिमूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे स्टेट के सीएम होते हैं, है ना, उसे अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो काम होता है प्यारे दोस्तों, वो कौन करता है, गवर्नर। बाय गवर्नर सीएम ऑफ एनी स्टेट अपॉइंट एंड रिमूव। एंड सेकंड, ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ऑल मिनिस्टर ऑफ state government has appoint and remove by governor on advice of CM। फ्रेंड्स, हमारे राज्यों के जितने भी मिनिस्टर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, उन सभी को अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो काम होता है वो कौन करता है, उस राज्य के राज्यपाल गवर्नर करते हैं। किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ सीएम। सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर के सलाह पर प्यारे दोस्तों, है ना। तो हमने देखा कि पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर, और रिमूव भी कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और साथ ही साथ उस राज्य के जितने भी मिनिस्टर होंगे, सभी मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर को, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को क्या करेगा, अपॉइंट एंड रिमूव करने का काम जो है वो कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ऑन एडवाइस ऑफ सीएम, है ना। और साथ ही प्यारे दोस्तों, जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है ना, जो महाधिवक्ता होता है स्टेट का, उसे भी अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो पावर दिया गया है वो किसे दिया गया है, गवर्नर को, है ना। गवर्नर शैल अपॉइंट एंड रिमूव ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट। सो फ्रेंड्स, जिस तरह का अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट एंड रिमूव करता था प्रेसिडेंट,
उसी तरह से राज्यों के जो एडवोकेट जनरल होंगे उनको अपॉइंट एंड रिमूव करने का काम जो है वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किसके सलाह पर? स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर। और प्यारे दोस्तों, जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, है ना, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह से सेंट्रल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, है ना, उसी तरह से जो स्टेट SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन और जो मेंबर होगा प्यारे दोस्तों, है ना, चेयरमैन एंड मेंबर, उन्हें भी अपॉइंट और रिमूव कौन करेगा? है ना, चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होंगे उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर, एंड रिमूव भी करेगा कौन? इसमें रिमूव करने का जो पावर है प्यारे दोस्तों, गवर्नर को नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को दिया गया है, ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, है ना। जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर होगा उसको अपॉइंट तो कर देगा गवर्नर, बट ही कुड नॉट रिमूव, है ना, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ SPSC एंड SHRC। SHRC मीन्स फ्रेंड्स स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। हम लोग सेंट्रल लेवल में देख रहे थे NHRC, उसी तरह से स्टेट लेवल पर है SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें था यूनियन ह्यूमन राइट, सॉरी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, और इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो हमने देखा प्यारे दोस्तों कि किसके किसके चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करेगा गवर्नर और हटाएगा, वो हमने देख लिया। और इन दोनों चीज़ों में खास तौर पे हमें ध्यान देना है, किसमें? SPSC एंड SHRC में, कि इसके मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट तो कर देगा गवर्नर, बट रिमूव करने का पावर इसे नहीं दिया गया है। रिमूव करने का पावर जो है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट द्वारा ये रिमूव होते हैं, और किसके सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। एक राज्यपाल, एक गवर्नर स्टेट में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को वो बना सकता है, गठन कर सकता है, उसके बारे में कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, राज्य वित्त आयोग, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका फॉर्मेशन कौन करता है? राज्यपाल करता है वहाँ का प्यारे दोस्तों। और साथ ही स्टेट SC कमीशन, है ना, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, स्टेट ST कमीशन, स्टेट OBC कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एंड स्टेट लैंग्वेज कमीशन। इन सब को, है ना, इन सब का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन करेगा? इन सब को गठन कौन करेगा? वहाँ का राज्यपाल करेगा प्यारे दोस्तों। और साथ ही प्यारे दोस्तों वहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के जो चेयरमैन एंड जो इसके मेंबर होंगे उनको अपॉइंट एंड रिमूव भी कौन करेगा प्यारे दोस्तों? गवर्नर करेगा, है ना। कौन करेगा प्यारे दोस्तों? अब दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों कि कौन करेगा? गवर्नर करेगा, एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इन सारे कमीशन जो होंगे, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, है ना, इन सभी के जो चेयरमैन और मेंबर होंगे प्यारे दोस्तों, उनको अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो काम है वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा, एंड ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर। प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन सा पावर दिया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को। नेक्स्ट पावर आता है प्यारे दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है ना, क्या है? प्रेसिडेंट जो है और जो गवर्नर है उनको कौन कौन सी विधायी शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, उसके बारे में हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट आता है प्यारे दोस्तों क्या?
नॉमिनेट मेंबर्स इन हाउसेस, है ना, सदनों में मनोनीत सदस्य, मतलब कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है प्यारे दोस्तों, इन सभी में राष्ट्रपति एंड राज्यपाल को क्या किया गया है, पावर दिया गया है कि वो अपने से किसी एक खास व्यक्ति को, स्पेशल आदमी को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, उसका मेंबर बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे और क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बारे में अभी नेक्स्ट नीचे देखेंगे प्यारे दोस्तों अगले कुछ देरी में। और लेजिस्लेटिव पावर में और क्या दिया गया प्यारे दोस्तों, पावर की एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, है ना, क्या है, संस्थाओं, जितने भी संस्था बनाए गए हैं उनके सारे जो एनुअल रिपोर्ट होंगी, है ना, स्टेट के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनियन के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन सारे संस्थाओं का, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल रिपोर्ट होगा, है ना, उसकी जांच कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा अपने यूनियन लेवल पर, है ना, सेंट्रल लेवल पर, और जो है राज्यपाल जो है वो जांच करेगा स्टेट लेवल पर। और साथ ही प्यारे दोस्तों सेशन, है ना, लेजिस्लेटिव पावर में सेशन स्टार्ट करने का, बिल विधेयक पास करने का, और बिटो पावर जैसी शक्तियां जो है लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड राष्ट्रपति जो होते हैं, उसके जो राज्यपाल हैं उनको दिया गया है प्यारे दोस्तों। कौन कौन सा, नॉमिनेट मेंबर्स इन हाउसेस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेशन, बिल एंड विटो पावर, ये सारी विधायी शक्तियां मिली हुई है। और साथ ही साथ एक और है प्यारे दोस्तों, ऑर्डिनेंस पावर, है ना, विटो पावर के साथ साथ और एक क्या है, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्तियां, कि कौन सी स्थिति में हमारे देश का राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है और किस तरह से जारी कर सकता है, उसी तरह से स्टेट में भी अध्यादेश जो है वो राज्यपाल किस तरह से जारी करेगा, वो सारी जो है शक्तियां जो है हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिला हुआ है। तो फर्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्या, नॉमिनेट मेंबर्स इन हाउसेस, है ना, आ गया, पहला विधायी शक्ति है। इसमें दिखाया गया, बताया गया प्यारे दोस्तों कि किस तरह से राष्ट्रपति जो है सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा में किस व्यक्ति को किस तरह से क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है ना, उसको बिना वोट सिस्टम से ही डायरेक्ट क्या करेगा, उस सदन का सदस्य बना सकता है ना, बट कैसे, वही हमें देखना है प्यारे दोस्तों कि नॉमिनेट मेंबर्स इन हाउसेस, एक राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को मनोनीत करने का सदन पर। तो सेंट्रल लेवल पे पहले देखेंगे प्यारे दोस्तों, और सेंट्रल लेवल पे काम करता है कौन, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करेगा नॉमिनेट करने के लिए। तो लोकसभा में जो हमारे देश का राष्ट्रपति है प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, और 2 क्या होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, है ना, वे गैर भारतीय होंगे, है ना, मतलब कि विदेशी आदमी, एक तरह से कह सकते हैं NRI आदमी कह सकते हैं ना। तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का, नॉमिनेट करने का पावर दिया गया है लोकसभा में। कहाँ पर, लोकसभा में प्यारे दोस्तों, किसको, हमारे देश के राष्ट्रपति को, है ना, प्रेसिडेंट को। तो नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। ये जो बात कही गई प्यारे दोस्तों, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 331 में कहा गया है ना, आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग ही हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कहाँ, लोकसभा में प्यारे दोस्तों। उसी तरह से 12, है ना, 12 मेंबर को वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति। कहाँ पर, राज्यसभा में प्यारे दोस्तों, कहाँ पर, राज्यसभा में करेगा, है ना। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कहाँ पर, राज्यसभा पर। लेकिन इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि किस आदमी को वो कर सकता है, कि
जो भी आदमी को वो करना चाहे मनोनीत राज्यसभा में, तो उसके क्या क्या क्षेत्र होने चाहिए, वो कौन कौन से फील्ड में काम करता हो, उसके बारे में बताया गया प्यारे दोस्तों कि सोशल सर्विस, है ना, वैसा आदमी जो सोशल सर्विस से जुड़ा हो वही उसी को वो मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। या फिर साइंस से विज्ञान का क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हो, या फिर लिटरेचर साहित्य का से जुड़ा हुआ आदमी हो, है ना, या फिर किसी आर्ट कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, या फिर कह सकते हैं कि इन चारों में से, है ना, किसी भी क्षेत्र में वो आदमी हमारे देश के लिए काम करता हो, है ना, हमारे देश के नाम कर रहा हो, तो वैसे आदमी को जो राष्ट्रपति है ना, वो डायरेक्ट क्या करेगा, राज्यसभा के लिए मनोनीत करके उसको राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। और ये बताया गया पर दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को राज्यसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है प्यारे दोस्तों। तो ये था सेंट्रल लेवल पर। अब स्टेट लेवल पे एक गवर्नर को कैसे कैसे करना होता है किसी आदमी को, या फिर किसी विधानसभा या फिर विधान परिषद में किसी आदमी को मेंबर बनाने के लिए वो कैसे नॉमिनेट करेगा प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून बताए गए हैं कि जो भी, है ना, जैसे कि विधानसभा में राज्यों में एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। जैसे आप जान चुके हैं प्यारे दोस्तों कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में ही जो है विधान परिषद चलता है, और ज़्यादातर राज्यों में क्या चलता है, विधान सभा चलता है प्यारे दोस्तों। तो जो विधानसभा है ना, वहाँ पर वन एंग्लो इंडियन को जो है गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, वो भी हमारे संविधान के आर्टिकल 333 के अनुसार, है ना, 333 के अनुसार, आर्टिकल 333 के अनुसार जो है राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, विधानसभा में किसी एंग्लो इंडियन को सिर्फ वन, कितना, सिर्फ वन एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। और साथ ही जो विधान परिषद होता है प्यारे दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, उसमें 1/6 ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, है ना, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी सीट होंगे उसका 1/6 सीट को नॉमिनेट कर सकता है कौन, गवर्नर कर सकता है ना, वो भी आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 171 के अनुसार, 171 के अनुसार, अनुच्छेद 171 के अनुसार जो है राज्यपाल विधान परिषद में उसके कुल सीट का 1/6 सीट को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। वो भी जो उनका फील्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड कोऑपरेटिव, सहकारिता के क्षेत्र से वे व्यक्ति जुड़े हुए होने चाहिए, है ना, उन पर वो क्या कर रहे होंगे, कुछ अपना काम कर रहे होंगे, है ना, वैसे क्षेत्रों को ही, वैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ही जो राज्यपाल है वो विधान परिषद के लिए क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि क्या क्या विधायी शक्तियां दी गई हैं हमारे देश के में राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो ये जो पावर बताया गया था प्यारे दोस्तों कि राज्यों में राज्यपाल क्या करता है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वो भी 1 सीट के लिए, लेकिन हर राज्य में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होते। ये भी है नियम प्यारे दोस्तों कि हर राज्य में जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होते। अब प्यारे दोस्तों दूसरी पावर की बात करेंगे, जो विधायी शक्तियां दी गई है हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल को, उसकी दूसरी पावर जो है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, टू एग्जामिन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन कौन से संस्थाओं के जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको चेक करेगा।
सेंट्रल में तो जानते हैं कि यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एसटी कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, इन सारी संस्थाओं का फॉर्मेशन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका जो एनुअल रिपोर्ट होगा, है ना, वार्षिक रिपोर्ट जो होगा प्यारे दोस्तों, उसको जांच करेगा कौन? ये सभी जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट जमा करेंगे या फिर सबमिट करेंगे किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। एनुअल रिपोर्ट को ये क्या किए? सबमिट किए प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट इसकी जांच करेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है इसे कहाँ पेश करेगा? इंट्रोड्यूस टू हाउसेस, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, कहीं भी दोनों में से किसी एक सदन पर ये क्या कर सकता है? इस रिपोर्ट को पेश कर सकता है ना। सदनों में रखी जाती है क्या? एनुअल रिपोर्ट। इन सारे संस्थाओं के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको जमा किया जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के बाद। और प्रेसिडेंट अपने स्तर से चेक करने के बाद ये क्या करता है? इसको पेश करता है कहाँ पर? सदनों में रखता है या फिर सदनों के पास भेज देता है। जो भी राज्यसभा है या फिर लोकसभा है उसके पास क्या करेगा? वो भेज देगा। उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा प्यारे दोस्तों? जिस तरह से यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, यूपीएससी था, तो उसी तरह से यहाँ पर एसपीएससी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट एससी कमीशन है, स्टेट एसटी कमीशन है, स्टेट ओबीसी कमीशन है, स्टेट लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। इन सारे कमीशंस का जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो सबमिट करेगा कौन? सबमिट किसके पास होगा? गवर्नर के पास होगा। और गवर्नर उन रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद कहाँ पर पेश करेगा? इंट्रोड्यूस टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो पेश करेगा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेगा प्यारे दोस्तों उन वार्षिक रिपोर्ट को, उन एनुअल रिपोर्ट को। तो इस तरह से दो तरह की हमने डिस्कस की शक्तियाँ प्यारे दोस्तों। क्या क्या हमने चेक किया कि एनुअल रिपोर्ट, है ना, चेक करना, और नॉमिनेट मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेट मेंबर्स इन विधान सभा एंड विधान परिषद, ये हमने देखा प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेश होगा उसके बारे में भी हमने देखा। अब जो है नेक्स्ट पावर जो है, नेक्स्ट विधायी शक्ति जो है प्यारे दोस्तों, वो है नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर में आता है सेशन, है ना। क्या आता है? सेशन। तो प्यारे दोस्तों जो सेशन है, जो सत्र है, जिसको हम सत्र बोलते हैं, है ना, इसमें क्या बताया है कि सत्र में 3 तरह का काम होता है ना। कोई भी अगर सत्र पेश किया जाता है, सेशन पेश किया जाता है सदन में सत्र पेश किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मुख्यतः 3 तरह का उसमें कार्य होता है, कह सकते हैं कि फर्स्ट होता है किसी भी सेशन के अंतर्गत, फर्स्ट आता है सेशन, है ना, और दूसरा आता है एड्रेस, है ना, और थर्ड आता है स्पेशल एड्रेस, जिसको बोलते हैं SASA, है ना। तो एस से सेशन, सेशन जो है सत्र का जो है बात कहा गया है वो आर्टिकल 85 में कहा गया है दोस्तों। किसमें? आर्टिकल 85 में कहा गया है। और जो संबोधन करने की बात होगी वो आर्टिकल 86 में बताया गया है। और साथ ही साथ स्पेशल एड्रेस जो होगा प्यारे दोस्तों वो आर्टिकल 87 में हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों जो सत्र है, सत्र में ही ये 3 तरह के काम होते हैं। एक तो सत्र में जो बैठक होगा, जो मीटिंग होगा, है ना, जो बहस किया जाता है, जो बात विचार लाए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो सत्र के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कोई भी बिल पास किया जाता है, कोई भी विधेयक बनाया जाता है, वो सब क्या होता है? सेशन के क्राइटेरिया में ही पूरा किया जाता है। तो उसी सेशन के अंतर्गत एक मतलब कि क्या क्या कार्य होते हैं, एक सेशन रखने का काम होगा, सेशन चलेगा, सत्र चलेगा, उसी सत्र को संबोधन करने का भी काम होता है ना, एड्रेस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि प्यारे दोस्तों जो स्टेट हो या फिर यूनियन, है ना, जो सेशन लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा यूनियन में लाया जाता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो है सेशन वो किसके द्वारा लाया जाता है? गवर्नर के द्वारा लाया जाता है।
और उसी तरह से उस सेशन में जो एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है, वो सेंट्रल लेवल पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। और स्पेशल एड्रेस होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है कि जब नया सरकार बनता है या फिर वर्ष का पहला सत्र रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल एड्रेस किया जाता है, विशेष प्रकार का संबोधन किया जाता है सत्र का, है ना। उसी को बोला जाता है स्पेशल एड्रेस, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में बताया गया है प्यारे दोस्तों। तो ये है सेशन का एक छोटा सा झलक। और इसमें भी किसी भी सत्र को चलने के लिए या फिर क्रियान्वित होने के लिए क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। उस सदन में, उस हाउस में जो है, जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो वहाँ का जो टोटल मेंबर होगा उसका 1/10 मेंबर जो होंगे वो क्या होना चाहिए? शुड बी प्रेजेंट, है ना। मतलब कि 1/10 मेंबर्स क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए, तभी वो सत्र जो है आगे बढ़ेगा, वरना सत्र को वहीं स्थगित कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। जब तक 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे सदन में, तब तक सत्र स्टार्ट नहीं होगा। और यही जो 1/10% जो मेंबर जो है प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोला जाता है गणपूर्ति, है ना। क्या बोला गया प्यारे दोस्तों? गणपूर्ति, कोरम। जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा, गणपूर्ति कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कोई भी सत्र आगे बढ़ेगा नहीं प्यारे दोस्तों। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 100 में बताया गया। आर्टिकल 100 में इसकी जानकारी हमें मिलती है। राज्यसभा में भी 1/10 मेंबर होना चाहिए और लोकसभा में भी 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि उसका जो गणपूर्ति है वो होना चाहिए 1/10 मेंबर्स। कोरम कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो सत्र भी चलेगा नहीं। और प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो सेशन होता है, जो सत्र चलता है प्यारे दोस्तों, है ना, जो सत्र चलता है उसमें क्या है? सत्र आर्टिकल 85 जो बताया गया सत्र के बारे में, उसमें हमें सेशन देखने को मिलता है ना। इसी में सम्मिलित होता है प्रोरोगेशन, है ना, सत्रावसान। और थर्ड होता है डिजोल्व, है ना, भंग करना। मतलब कि एक सत्र के इतने सारे भागों में बांट करके सत्र चलाया जाता है। एक तो सत्र होता है, दूसरा होता है प्रोरोगेशन, थर्ड होता है डिजोल्व, है ना, विघटन। अब सत्र चल रहा है तो उसको खत्म भी करना पड़ता है, उसको समाप्त भी करना पड़ता है। सत्र यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके खत्म हुआ, है ना, यहाँ जाके खत्म हुआ। तो सत्र स्टार्ट हुआ, फिर सत्रावसान हुआ, है ना, फिर सत्र का डिजोल्व कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है, मतलब कि उसको भंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से सत्र में 3 तरह के खंडों में उसको बांटा गया है प्यारे दोस्तों। तो सत्र के बारे में प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट डे और डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से सत्र को पेश किया जाता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस तरह से ये सेशन काम करता है, प्रोग्रेशन काम करता है और डिजोल्व कैसे होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो में अंतिम रूप से बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल पुनः इसी जगह पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद प्यारे मित्रों।